Welcome again to NCERT solution with विक्रम सर। चलिए सवाल नंबर 4 पर आ गए हैं। NCERT में एक्चुअली अगर NCERT पढ़ते हो तो पूरा साल लगेगा पढ़ने में, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना पड़ता है। 2 घंटे 1 घंटा रोज ईमानदारी से पढ़ाई करनी पड़ती है। NCERT की पढ़ाई करने के फ़ायदे बहुत मिलेंगे आपको जीवन में। एक तो आपका नीट जेई वगैरह की परीक्षाएं देने की इच्छा पैदा होती है मन में कि यार दे के देखेंगे, देंगे, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो उसमें भी आपकी पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि भाई कोई अच्छा कॉलेज हमें मिल जाए। उसके बाद आगे फिर सरकारी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब या इंटरव्यू, मतलब जो रूटीन टेस्ट है, इंटरव्यू या जो मतलब जैसा भी है, PCS के एग्ज़ाम हैं या UPSC के एग्ज़ाम हैं या और विज्ञान वर्ग की जितनी भी परीक्षाएं हैं, उन सब में आप सबसे औरों से जो NCERT नहीं पढ़ते उनसे आगे रहेंगे आप। और उसमें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको NCERT देती है कि आपको आसानी से वहाँ नौकरियाँ या काम मिल जाता है। तो ध्यान रहे कि NCERT को अच्छे से पढ़ें, तैयार करें, और इसके जो प्रश्न हैं, प्रश्नावली है, उसको आप 2 बार कर लें। 1 बार नहीं बल्कि 2 बार कर लें। एक बार जब पढ़ रहे हैं तब कर लें, एक बार जब रिवीजन करेंगे तब कर लें। ठीक, चलिए चौथे सवाल पे आ गए हैं। 10-4 है ना, ये लीजिए नंबर 4। कारण कह रहे हैं बताइए, किसी कागज की पट्टी को क्षैतिज रखने के लिए उसके नीचे से हवा निकालनी चाहिए या ऊपर से हवा निकालनी चाहिए, बताइए। अब ऊपर हवा फूंकनी चाहिए कि नीचे हवा फूंकनी चाहिए? अब एक कागज की पट्टी, कह रहे साहब कागज की पट्टी को क्षैतिज रखना चाहते हैं। अगर कागज की पट्टी को क्षैतिज रखना चाहते हैं, बड़ा ही बढ़िया सवाल है। ठीक, तो इसके ऊपर हवा चला देनी चाहिए, इसके ऊपर जो है हवा चला देनी चाहिए, मतलब हवा के अणु जो है गतिमान हो जाएं ऐसे। ठीक, हवा के अणु गतिमान हो जाए। तो यहाँ पर अणुओं में एक चाल पैदा हो गई है और यहाँ पे जो अणु हैं वह स्थिर हैं। हवा के अणु बना रहा हूँ, ये स्थिर हैं। ठीक, अब बर्नौली का समीकरण क्या कहता है? बर्नौली का समीकरण कहता है P + ½ ρv²। ये 2 पद हैं जो यहाँ काम आते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कागज की अगर कोई ऊंचाई है पृथ्वी तल से, देखिए ये पृथ्वी तल बना दूँ ऐसे, मान लीजिए मैं ऐसे कोई पृथ्वी तल बना देता हूँ। ऐसे कागज की कोई ऊंचाई है, मान लीजिए पृथ्वी तल से h, ऐसे क्षैतिज रखा हुआ कागज का टुकड़ा है, क्षैतिज में रखा हुआ कागज का टुकड़ा है, बिल्कुल ऐसे। ठीक, तो ये दोनों समान हैं। तो यहाँ एक तीसरा पद भी होता है जिसे हम कहते हैं ρgh, स्थिर ऊर्जा का पद होता है। तो ये देखिए दोनों में ही समान है, ऊपर नीचे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, तो ये पद यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। दाब और चाल के प्रभाव में हम कह रहे हैं कि साहब ये चीज़ जो है अचर है। अगर ये अचर है, चाल बढ़ती है दाब घटता है, चाल बढ़ती है दाब घटता है। और ऊपर चाल बना रखी है आपने हवा में, तो ऊपर दाब थोड़ा सा, यहाँ का दाब P वायुमंडल है ना, यहाँ का दाब थोड़ा सा P वायुमंडल से थोड़ा सा कम हो जाएगा। जब चाल बढ़ेगी दाब घटेगा। देखो ये दाब, ये चाल, अगर मैं चाल को बढ़ाऊंगा तो ये चीज़ पूरी की पूरी कांस्टेंट होनी है, टोटल दोनों का। ये बढ़ेगी तो ये घट जाएगा थोड़ा सा, तो दाब घट गया। ठीक, तो दाब घट गया तो दाब का अंतर जो है वह ऊपर की तरफ काम कर गया। यानी बर्नौली के समीकरण से आपने देख लिया कि दाब का अंतर ऊपर की तरफ, नीचे का दाब ज़्यादा हो गया, ऊपर का दाब थोड़ा कम हो गया, तो दाबांतर ऊपर की तरफ। तो क्या लिख देंगे? कागज पर दाबांतर ऊपर की तरफ। कागज पर बल है ना, ऐसे ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर, क्योंकि कागज के नीचे दाब अधिक है कागज के ऊपर के दाब की
तुलना में। क्यों? क्योंकि ऊपर हवा बह रही है, क्योंकि ऊपर वायु बह रही है। बस सिंपल हो गया। कागज को रोकने के लिए, ठीक, हमने ऊपर की तरफ एक दाब बना दिया, ऊपर हवा में फूंक मार दी, वो चला दी, तो नीचे का दाब बढ़ जाएगा थोड़ा सा। तो इससे कागज के वजन को संभालने में मदद मिलेगी, वरना तो कागज गिर जाएगा नीचे। कागज पर नीचे की तरफ कौन सा बल लगा है अगर देखा जाए? इसका भार लगा है mg, ठीक, और ऊपर की तरफ बल कौन सा लगा है? जो दाबांतर पैदा हुआ है हवा बहने की वजह से, इसलिए कागज रुक गया। कागज को स्थिर रखा जा सकता है। तो कागज के ऊपर उसके तल के समांतर हवा मारे, फूंक मारे, तो नीचे नहीं गिरेगा, गिरेगा या फिर नीचे गिरने वाला बल बहुत कम हो जाएगा। तो बर्नौली के समीकरण से इसको आपने समझा कि किस तरीके से बहती हुई चीज़ों में दाब घट जाता है, बहती हुई चीज़ों का दाब घट जाता है, बहती हुई द्रव, बहती हुई वायु का दाब घट जाता है। तो ये पहला सवाल था आपका। अब बी में पढ़ लो एक बार, बी का दूसरा। ए हो गया, बी में पढ़ लेते हैं एक बार, बी में क्या कहता है। जब हम किसी जल टोंटी को अपनी उंगलियों द्वारा बंद करने का प्रयास करते हैं तो उंगलियों के बीच की खाली जगह से तीव्र जल धाराएं फूट निकलती हैं, तीव्र जल धाराएं फूटती हैं। टोंटी को बंद करते हैं, टोंटी को बंद करते हैं क्योंकि जल प्रवाह की दर अचर होती है। जल प्रवाह की दर अचर होती है, पीछे से पानी आ रहा होता है, ठीक। अगर हम उसका एरिया, क्षेत्रफल छोटा करते हैं तो वेग बढ़ जाता है, ठीक। अब आता है टोंटी का क्षेत्रफल घटने से जल का वेग बढ़ जाता है, ठीक, क्योंकि पाइप में से होकर आने वाले जल पर सातत्य का समीकरण काम करता है। अब समीकरण क्या है? समीकरण है एरिया इंटू वेलोसिटी या स्पीड इक्वल टू कांस्टेंट। अब मान लीजिए एरिया कम कर दिया, दबा लिया आपने आगे से, तो क्या होगा? चाल बढ़ जाएगी, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट है, यानी ये तो सरल है, एरिया कम करो चाल बढ़ जाएगी। सी में इंजेक्शन लगाते समय डॉक्टर के अंगूठे द्वारा आरोपित दाब की अपेक्षा सुई के आकार दवाई की बही प्रभावी धारा को अच्छी तरह या अच्छा नियंत्रित करता है। अब ये बात आगे, इंजेक्शन लगाते समय अंगूठे द्वारा आरोपित दाब की अपेक्षा, अंगूठे से इंजेक्शन लगाते हैं तो कहते हैं क्षेत्रफल बहुत कम होता है, उसका क्षेत्रफल बहुत कम होता है, सुई का क्षेत्रफल बहुत कम होता है, ठीक। उसमें चाल जो है वह उसके अंदर जो हम द्रव बहते हैं वो दाब जो है वह दाब, मतलब बल हम जिसे कह सकते हैं, बल तो उसमें कम पड़ेगा ही, पर दाब को नियंत्रित करना होता है फ्लो रेट से। अब मान लीजिए देखिए जैसे P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। अब देखिए सुई में क्या होता है, ये चीज़ मान लीजिए अचर करनी है आपको, ये चीज़ मान लीजिए अचर करेंगे आप, ठीक है। थोड़ी देर के लिए सोच लें, अगर हम ये अचर करेंगे, ठीक, तो ये नियंत्रित होने की वजह से, V नियंत्रित होने की वजह से, नियंत्रित होने के कारण P नियंत्रित होता है, P नियंत्रित हो जाता है, ठीक, अपने आप ऑटोमेटिकली। अगर अंगूठे से करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि इंजेक्शन में कुछ ऐसा मामला होता है। देखो ये होती है
इंजेक्शन की नीडल, सिरिंज बोलते हैं जिसको, ये कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ इसमें एक इस टाइप का हैंडल लगा होता है, इस पर अंगूठा दबा के चलाते हैं। ये देखिए, ये अंगूठे वाला मामला है, ये होता है ऐसे। तो अंगूठे का दाब यहाँ पड़ता है, और इसमें मान लीजिए यहाँ दवाई भरी हुई है, या जो भी इंजेक्शन है, जो भी लगाते हैं आप लिक्विड, ठीक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये समीकरण काम करता है। मान लीजिए श्यानता नहीं है, ये समीकरण यहाँ पर काम करती है। तो यहाँ पर ये समीकरण, ये वेग कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि इसका एरिया, क्षेत्रफल, इसमें बहने वाले द्रव्य की मात्रा नियंत्रित है, इसलिए ये दाब नियंत्रित हो जाता है। अगर हम सीधा यहीं से दाब, यहाँ से नियंत्रित करें दाब को यहीं से, तो यहाँ से नहीं होने का, ठीक। हम यहाँ से दाब को नियंत्रित नहीं कर सकते, बल्कि इस बहाव के कारण ही वह नियंत्रित हो जाता है, ठीक। और जो वेग है, इस वेग मतलब आगे बढ़ रहा है, इस वेग से ये जाता है ब्लड के अंदर, नसों में इंजेक्शन करते हैं जब, तो इस वेग को वहाँ वो चीज़ नियंत्रित करती है, भाई कितनी रफ्तार से आप ब्लड में दवाई मिला सकते हैं। तो दैट इज, ये कंट्रोल हो गया। फिर ये कंट्रोल हो गया तो दाब कंट्रोल हो गया, क्योंकि पूरी इक्वेशन जो है ये कंट्रोल करती है यहाँ तक। इसमें हम ये मानते हैं कि इसमें शांता नहीं है, शांता होने से भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, उसमें तो और अच्छा कंट्रोल होता है फिर अगर फ्रिक्शन होता है तो। पर फिर भी अगर इतना भी देख लें तो इस वी के कंट्रोल होने से ये पी कंट्रोल हो जाता है, दाब नियंत्रित हो जाता है, ठीक। किसी पात्र के बारीक छिद्र से, ये डी वाला पार्ट पढ़ रहा हूं मैं, डी पढ़ देते हैं, डी वाला है ना। किसी पात्र के बारीक छिद्र से निकलने वाला तरल उस पर पीछे की ओर प्रणोद आरोपित करता है। प्रणोद मतलब दाब या बल, प्रणोद दाब को ही बोल देते हैं, ठीक। अब मान लीजिए किसी पात्र के बारीक छिद्र से, अब मान लीजिए यहाँ पे एक छिद्र बना देते हैं, इस तरीके से, यूँ एक छिद्र बना देते हैं ऐसे, ठीक। और इसको मान लीजिए पहिए लगा के इसे रख देता हूँ मैं ऐसे इस तल के ऊपर, ऐसे यूँ, ये कोई तल बना दिया मैंने, ठीक। और इसमें यहाँ कोई मैंने द्रव्य भर रखा है ऐसे। अब ये द्रव्य इसमें से निकल के गिर रहा है, देखो ऐसे यूँ, ऐसे गिर रहा है मान लीजिए। तो कह रहा है इस पे पीछे की तरफ एक दाब, एक बल आ जाता है प्रतिक्रिया के कारण। किसके कारण होता है ये? प्रतिक्रिया के कारण। ये क्रिया है और तो ये क्या है? ये प्रतिक्रिया है, ठीक। क्या कह सकते हैं इसमें? संवेग संरक्षण, इसे कह सकते हैं संवेग संरक्षण के कारण, ठीक। क्योंकि यहाँ जल में एक वेग आता है आगे को, एक द्रव्यमान जाता है आगे को, उसे मान लेते हैं एम यू, और इसका पूरा द्रव्यमान मान लेते हैं एम, इसमें कितनी चाल मान लेते हैं वी, तो एम यू है ना बराबर माइनस एम वी, जो बंदूक की गोली वाला मामला है, ठीक। तो ये इसलिए लगता है पीछे की तरफ, दाब आरोपित करता है यहीं से करता है, क्योंकि यहीं पर ये क्रिया प्रतिक्रिया होती है। जैसे आगे की तरफ गोली निकलेगी बंदूक से तो पीछे की तरफ प्रतिक्रिया होगी, तो बिल्कुल वैसा ही मामला है ये यहाँ पे, ठीक। तो सिंपल हो गया, संवेग संरक्षण से होता है, नो डाउट। कोई प्रचक्रमान क्रिकेट की गेंद वायु में परवलीय पथ पर पथ अनुसरण नहीं करती। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। मान लीजिए कोई गेंद, क्रिकेट की गेंद घूम कर छोड़ी जाए ऐसे, इस रास्ते पर जा रही है ऐसे, यूँ घुमाया हुआ है गेंद को ऐसे घूमते हुए जा रही है, इसे कहते हैं स्पिन, स्पिन बॉल है ना, क्या कहते हैं? स्पिन बॉल, प्रचक्रीय घूमती हुई। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, गेंद अपने साथ
वायु को घसीटती है, वायु को घसीटती है, जिससे गेंद के ऊपर व नीचे वायु के आपेक्षिक वेग या आपेक्षिक चाल जो भी कहें भिन्न हो जाते हैं। अलग अलग हो जाते हैं। अब इसमें क्या होगा, अगर ये अलग अलग हो जाएंगे तो क्या होगा, जिसके कारण एक दाबांतर उत्पन्न हो जाता है। एवं एक बल उधर में या ऊर्ध्वाधर में, ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करता है या कार्य करने लगता है, तो बल गुरुत्वीय बल, गुरुत्व है ना, ऐसे लिख देते हैं, गुरुत्वीय बल से कम या ज्यादा हो जाता है। ठीक, अब देखो कारण को समझ लेंगे। गुरुत्वीय बल देखो, अगर ये परवलय के पथ पर चले, अगर ये परवलय के पथ पर चले, मान लो गेंद यहाँ से फेंक दें, तो परवलय के पथ पर चलने का मतलब इस पे सिर्फ mg है, तो परवलयाकार होगी, प्रक्षेप्य गति के अनुसार चलेगी। ठीक, अब मान लीजिए हवा को घसीटती है, अब देखो ये स्पिन बॉल है, अब हवा को घसीटती है तो हवा का ये अणु ऊपर आगे की तरफ, और ये घूमती हुई हवा होगी नीचे, तो ये अणु नीचे की तरफ। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हवा का वेग यहाँ पे कुछ और हो गया, यहाँ पे कुछ और हो गया, हवा आगे बह रही है, बॉल घूम रही है, घसीट रही है। ठीक, अब इसके सापेक्ष अगर देखें कि बॉल अगर इस दिशा में जा रही है, इस लॉजिक को समझना है, तो हवा पीछे की तरफ आ रही है, हवा जो है बॉल के सापेक्ष पीछे की तरफ आती है। भाई बॉल आगे, हवा पीछे, तो हवा पीछे आ रही है, और वो हवा का वो अणु जो गेंद के घूमने के कारण घसीटा गया, वो आगे की तरफ है। ठीक, और यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हुआ, हवा भी पीछे आ रही है और घसीटा हुआ अणु भी पीछे ही आ रहा है। तो अगर देखें यहाँ पर चाल बढ़ गई, v, ये वाली v और ये वाला v। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि v1 बड़ा हो गया v2 से, तो दाब में अंतर पैदा हो जाएगा। दाब में अंतर इसलिए पैदा हो जाएगा क्योंकि बर्नौली कह रही है p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, कहता है साहब ये अचर है, क्योंकि मान लीजिए हम पृथ्वी तल से ऊंचाई mgh मान भी लें, कोई एक गेंद से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 3 पद होते हैं ना इसमें, एक होता है रो जी एच, ये वाला तो ये है नहीं मान लीजिए, क्योंकि पृथ्वी तल से ऊंचाई गेंद की किसी भी समय, अगर किसी भी समय पे देखें तो वो उसके ऊपर नीचे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं डालती, लेकिन हवा के अणुओं में फर्क आ गया। तो क्या हुआ कि चाल मान लीजिए एक दिशा में आगे घसीटी हुई हवा का अणु भी पीछे नीचे की तरफ, देख रहे हैं गेंद के नीचे की तरफ, गेंद आगे को चल रही है, और गेंद में जो स्पिन है वो इस तरीके से करवाई गई है, ऐसे वामावर्त स्पिन है हमारे हिसाब से। ठीक, देखो यहाँ पे चाल ज़्यादा हो गई, यहाँ पे कम होगी, दाब कम हो जाएगा, यहाँ पे दाब कम हो जाएगा, ऊपर का दाब बढ़ जाएगा, तो एक बल लग जाएगा नीचे की तरफ। अगर गेंद को उल्टा घुमा के छोड़ें, एंटी स्पिन करा के छोड़ें यूँ, ठीक, यूँ करा के छोड़ें उल्टा, यानी एंटी स्पिन मतलब ऐसे गेंद को यूँ घुमा के छोड़ें, एंटी स्पिन यूँ ऐसे, तब फेंके, तो ये उल्टा हो जाएगा, फिर ये कहानी ऊपर बन जाएगी, गेंद नीचे बन जाएगी। तो डिपेंड करता है कि गेंद आपने क्लॉकवाइज या वामावर्त स्पिन करा के फेंकी या उल्टे करा के फेंकी। दोनों ही केस में अगर बॉल स्पिन करती है, प्रचक्रण बोलते हैं इसको, तो कुल मिला के दाब का अंतर पैदा होता है। दाब का अंतर पैदा होने से एक बल लगता है, वह बल गुरुत्वीय बल को प्रभावित कर देता है, तो एक परिणामी बल नया बन जाता है।
तो बल परवलयाकार पर नहीं चलती, परवलयाकार पथ पर नहीं चलती, प्रक्षेप्य गति के अनुसार कार्य जो है बल की गति मतलब नहीं होती, ये कहना चाहते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? इसका नाम है मैग्नस इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नस इफेक्ट है, पीछे बुक में भी दिया है। ठीक, छोटा सा टॉपिक है, हो सकता है मैंने बताया हो सकता है ना बताया हो, कोई जरूर चीज़ नहीं है, बट सवाल में चूंकि चीज़ आ गई है तो दिस इज द मैग्नस इफेक्ट। अगर मैग्नस इफेक्ट की बात आई तो ये चीज़ लिख देना, ठीक, ये समीकरण लिख देना और ये चित्र बना देना। ठीक, ऐसे लिख देना, बस हो गया बात। इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसको मत लिखना। ये देखो ये आ गया मैग्नस इफेक्ट, ये आ जाता है। मान लीजिए कि ये आ गया पेपर वेपर में तो ऐसे लिख के बता सकते हैं। ठीक, ये रहा। ठीक, बाकी नोट्स मिला, किसी लेक्चर के साथ में नोट्स मिल जाते हैं ज़्यादातर, तो नोट्स पढ़ के भी लिख सकते हैं इसको। अगर नोट्स में दिया नहीं दिया कहीं तो ये चीज़ है, सिंपल सी भाषा है बिल्कुल। ओके, डन। और नोट्स बनाने की जो सफाई है, नोट्स बनाने की जो सुंदरता है, वीडियो लेक्चर को देख के आप बहुत अच्छा नोट्स बना सकते हैं, अमेजिंग नोट्स बना सकते हैं आप। मतलब ये मान के चलिए आपके नोट्स का कोई मुकाबला नहीं होगा, इतना अच्छा नोट्स आप बना सकते हैं। वीडियो लेक्चर को देख के अपना अच्छा नोट्स बनाइए। ठीक, अब आ गया, ये हो गया हमारा 4 नंबर का सवाल। ये सवाल थोड़े बड़े थे, अब बात हो गई पूरी। अब हमने विचार जिन बातों पर करना था वो कर लिया, और ज़्यादातर जो कंसेप्ट है चैप्टर के अंदर, जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं जिनके पीछे छोटा छोटा सा गणित भी है, वो सारे सवाल हो चुके हैं। अब इसके आंकिक सवालों का नंबर लगाएंगे। ठीक है, अब इसके आंकिक सवाल करते हैं। तो अब आ गया अगला सवाल, 10.5, 10.5 नहीं कह सकते, 10 पॉइंट, पॉइंट नहीं, डेसिमल नहीं कह सकते, पॉइंट नहीं कह सकते, डॉट कह सकते हैं। 10.5 है ना, 10.5। ओके, तो सवाल तो आपने पढ़ लिया होगा। सवाल तो आपने पढ़ लिया होगा, पढ़ लो फिर बताओ। कह रहा है ऊंची एड़ी के जूते ना पहने। ऊंची एड़ी के जूते ना पहने, सवाल में नहीं लिखा ऐसा, इन्होंने कहा ऊंची एड़ी के जूते पहने 50 किलोग्राम सहती की कोई बालिका अपने शरीर को 1 सेंटीमीटर व्यास की एक वृत्ताकार एड़ी पर संतुलित किए हुए। देखिए कितनी छोटी एड़ी हो जाएगी जीभ की, ऊंची एड़ी का जूता, पैर मुड़ जाता है इसमें। ठीक है, संतुलित किए हुए है क्षैतिज फर्श पर एडी द्वारा आरोपित दाब ज्ञात कीजिए। दाब का सामान्य सूत्र है, ठीक, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, तो कितने, 50 किलोग्राम। ठीक, तो भार लग जाएगा mg। ठीक, और एरिया वृत्ताकार है ना, वृत्त का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये लो ऐसे। तो mg 50 की किलो की वजन है बालिका का, और ये पाई 3.14 लगा दो। 1 सेंटीमीटर व्यास है, तो 1 सेंटीमीटर व्यास है तो मीटर में लगा देंगे 1/200। ये देखो ये रहा। ठीक, हल करेंगे इसको, ठीक, गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, भाग करें, जो भी करें। ठीक, ये आ गया 6.2 10 की पावर 6, तो ये आ गया 6.2 10 की पावर 6। ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिखा जा सकता है।
और ध्यान रहे 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को तुम नए तरीके से भी लिखते हो, इसे लिखते हो पास्कल, ठीक। तो छोटे में इसको पीए भी लिख देते हैं ऐसे, ओके। तो आंसर में ये लिख लें तो भी बढ़िया है, पीए लिख दें तो भी बढ़िया है, ठीक। ये था पहला सवाल, ठीक। चलते हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, फटाफट हल कर देते हैं। अब आया 10/6, ठीक। क्या कहते हैं, टॉरिसली के वायुदाब मापी पारे का उपयोग करते हैं, और पास्कल ने ऐसा ही वायुदाब मापी 984 किलोग्राम प्रति घन मीटर घनत्व की फ्रेंच शराब का उपयोग करके बनाया। सामान्य वायुमंडल दाब के लिए शराब का स्तंभ की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। अब ये पारा भरा है तो पारे में पारे का घनत्व लगेगा, कोई ऊंचाई आएगी वायुमंडल दाब के लिए, और अगर कुछ और भर दिया आपने तो उसके हिसाब से ऊंचाई आएगी। तो पारे के लिए अगर देखें तो पारे के लिए वायुमंडल दाब कितना होता है, पारे का घनत्व होता है 13.6 10 की पावर 3 और जी 9.8, और पारे की जो ऊंचाई होती है, पारे का स्तंभ होता है वो होता है 76 सेंटीमीटर पारा। तो 76 सेंटीमीटर को 0 ये लिख देंगे मीटर में। अब यहाँ पर आपने क्या किया, दूसरे दाब मापी में यहाँ पारा नहीं भरा आपने, यहाँ आपने एक दूसरा कोई द्रव भर दिया, इसे कहते हैं फ्रेंच शराब सवाल में। तो 984 उसका घनत्व है, ये पारे का घनत्व है, ध्यान रहे ये पारे का घनत्व है। अब इसमें लगा दो 984, यहीं पे 984 और जी 9.8 लगा दो, और यहाँ पर कितनी ऊंचाई होगी उसको एच लगा दो, एच का मान हल कर दो, यह आएगा 10.44 मीटर, ठीक। इसको 10.4 मीटर भी लिख सकते हो, ये उत्तर आ गया, लो, ठीक। 10.5 कर देते हैं, पूरा 10.5 कर देंगे, उत्तर लगभग में लिखा है तो छोड़ दो, 10.5 कर दो, ये लो, ये लो आंसर आ गया। पूरा हल कर लो इसको, इसे गुणा करके देखो 9.8 को तो काट ही लो, ये लो, ठीक। तो भाई ठीक है, इसको इससे गुणा कर लो। तो ये जानकारी अपनी तरफ से होनी चाहिए कि साहब वायुमंडल दाब पर पारे के स्तंभ की ऊंचाई कितनी होती है। तो कितनी होती है 0.76 मीटर या 76 सेंटीमीटर, यानी 0.76 मीटर, ठीक, या 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर, ये होती पारे के स्तंभ पर, ठीक। इसे बोल देते हैं 760 mmHg, ऐसा भी बोल देते हैं कि केमिस्ट्री में दिखाई देगा ऐसा लिखा हुआ, ठीक। आदर्श गैसों में कहीं कहीं लग जाती है। इसका मतलब क्या है, एक वायुमंडलीय दाब है। एक वायुमंडलीय दाब होता कितना है, एक वायुमंडलीय दाब, ठीक, ये पता है, याद आ रहा होगा, पक्का याद करा दूं, 1.013 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये है वायुमंडलीय दाब, ठीक। दैट कन्फर्म। चलिए दस सात, समुद्र तट से दूर कोई ऊर्ध्वाधर संरचना 10 की पावर 9 पास्कल का दाब बर्दाश्त कर सकती है। 3 किलोमीटर की गहराई तक एक समुद्र तेल का कुआं हमें खोदना है, ठीक। तो क्या यह कुआं खोदा जा सकता है, क्या इससे ये कामयाब रहेगा, जबकि यह जो संरचना है 10 की पावर 9 का दाब बर्दाश्त कर सकती है। 3 किलोमीटर की गहराई पे जाके हमें देखना पड़ेगा कि पानी का कितना दाब होगा। अगर ये दाब ज़्यादा हो गया, उस ताकत उस मटेरियल से, उस संरचना से जो कि हम बना रहे हैं, तो नीचे का दाब इस संरचना को नीचे से तोड़ देगा, पानी ऊपर आ जाएगा। तो हमें देखना है कि पानी का दाब होगा कितना। आप देखो, मान लीजिए कुछ इस तरीके से हम संरचना बना रहे हैं, यहाँ से तेल निकालेंगे हम, यहाँ से हम तेल निकालेंगे, यहाँ से, यहाँ तेल है मान लीजिए सपोज,
और ये जो संरचना है, इस संरचना की जो बॉडी है, इस संरचना का जो ये सिस्टम है, ये कितना दाब बर्दाश्त कर सकता है। ये जो दाब बर्दाश्त कर सकता है, ये पूरी संरचना, ठीक, कह रहे ये दाब बर्दाश्त कर सकता है 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और पानी जो है यहाँ भरा हुआ है, यहाँ पर देखें क्या कि यहाँ पर साफ समंदर का पानी है, ये पूरा पानी है। और ये तेल जो है नीचे 3 किलोमीटर की गहराई पर है, यानी ये जो ऊंचाई है ये वाली, ये है h बराबर 3 किलोमीटर। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पानी इस पर दाब डालेगा, यहाँ पानी इस पर दाब डालेगा। अगर ये दाब इस दाब से ज़्यादा हो गया तो पानी तोड़ देगा, इसको घुस जाएगा इसमें, तेल कहाँ से निकलेगा। तो हमें ये बताना है कि साहब ये इस तरह की इमारत में जो इतना दाब बना है संरचना में, ये इस यहाँ से तेल निकाल पाएगा कि नहीं, यानी पानी के दाब को ये बर्दाश्त करेगा या नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है कि पानी का यहाँ पर दाब कितना है, ठीक। तो पानी का दाब यानी सिर्फ जो गेज दाब है वो निकालना है, इसे कहते हैं रो जी एच। तो पी पानी ऐसे लिख देते हैं, ये हो गया रो जी एच। पानी का घनत्व 1000 लगा देते हैं, जी को 9.8 लगा देते हैं, एच को 3000 मीटर लगा देते हैं। देखो ये चीज़ आ गई है, बहुत ज़्यादा है ये दाब, यानी संरचना सुरक्षित है, पानी के दाब से टूटेगी नहीं। क्योंकि ये देखो कितना बन गया, ये कितना आ रहा है, देखो 3 और 3 6 और ये 10 या 30 ही हो गया। इसमें क्या है, यही तो आ रहा है बस, मोटा मोटा अगर देख लें लगभग बराबर में ये निशान लगा देते हैं, बस हो गया, ठीक। तो 10 की पावर 9 अत्यधिक है, ठीक। अतः संरचना सुरक्षित है। समझ रहे हैं, संरचना जो बर्दाश्त कर सकती है वह दाब बहुत अधिक है पानी के उस दाब से जो यहाँ पे पड़ने वाला है 3 किलोमीटर में। यानी कह रहा जी और नीचे गहरा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, 3 किलोमीटर पे तेल निकाल लोगे, 5 किलोमीटर पे भी निकाल लोगे, तुम देखो क्या फर्क पड़ रहा है। 5 कर लो जब भी चलेगा, 6 कर लो जब भी चलेगा, क्योंकि ये दाब बहुत है, ठीक। चलिए अब आया 10-8, ओके, चल पढ़ देते हैं 10-8 को। भाई किसी तरह चालित ऑटोमोबाइल लिफ्ट की संरचना 3000 किलो के सभी कारों को उठाने के लिए बनाई गई है, उठाने के लिए की गई है। बोझ उठाने वाले पिस्टन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 425 सेंटीमीटर स्क्वायर है। छोटे पिस्टन को कितना अधिक दाब, ये भी वही है, दाब बटे क्षेत्रफल है 3000 किलो। तो दाब जो है क्या है यहाँ पे, ये है mg बटे a, ठीक। mg 3000 किलो, 3000 किलो हो गया, 9.8 हो गया। और क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको मीटर स्क्वायर में बना देते हैं, ये 425 है सेंटीमीटर में, 10 की पावर -4 लगा देंगे, ये मीटर में हो जाएगा। तो कुल मिला के दाब आ गया 692 10 की पावर 5, दाब आ गया 692 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल, पीए, ठीक। यहाँ पर पीए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हटा रहा हूँ मैं इसको, कहीं कहीं पे क्या होता है कि पीए लिखा हुआ देखते हो सबसे पहले ये पीए क्या है सर, तो ये इसको मैं पीए लिख देता हूँ, ये लो पास्कल, ठीक। पीए बड़ा पीए लिखते हैं तो बड़ा लिख दो, ये रहा पीए। पास्कल, पास्कल का एक नियम था है ना, उसके हिसाब से ये बता दिया जाता है दाब को। हो गया फाइनल। चलिए, नहीं सिर्फ मान डालने वाला सवाल था, मान रख दो हो जाएगा। अब आया 10-9, ठीक। यू नली की दोनों भुजाओं में भरे जल तथा मेथिलेटेड स्पिरिट को पारे से एक दूसरे से पृथक किया गया है। जल तथा मेथिलेटेड स्पिरिट का जो इसमें यहाँ जल तथा पारा लिखा है, ये मेथिलेटेड स्पिरिट है, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो आपके यहाँ भी, किताब में चेक कर लेंगे। 10 तथा 12 है,
दोनों भुजाओं में पारे का स्तर समान है, स्प्रिट का अपेक्षित घनत्व ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, कह रहे साहब एक यू के आकार की एक नली है और इसमें पारे के जल का स्तर दोनों तरफ समान है। तो पहले क्या करते हैं कि पारे के जल का स्तर समान है तो पहले पारा ही इसमें हम भर देते हैं। इसमें यहाँ तक मान लीजिए पारा भर देते हैं, ये पारा है, देखो ये नीचे जो है ये पारा है, ठीक, ये पारा है, ये हो गया पारा। तो पारे का स्तर समान है तो दाब समान होगा, क्योंकि हमने पास्कल में पढ़ा था कि एक क्षैतिज तल पर दाब एक ही जैसा होता है, किसी द्रव्य में किसी क्षैतिज तल पर दाब एक ही जैसा होता है। और उसका कारण ये भी होता है कि भाई दाब होता है रो जी एच, यानी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर निर्भर करता है, तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई एक ही जैसी होती है तो दाब एक ही जैसा होता है। अब इसके बाद कह रहा है एक तरफ साहब हमने भर दिया मेथिलेटेड स्प्रिट, एक तरफ भर दिया पानी। तो पानी मान लीजिए इस तरफ भर देते हैं, इस तरफ इसमें पानी भर देते हैं, ठीक, ये है पानी। ये क्या है, ये है पानी। और पानी जो भरा है ये भरा है इन्होंने H 10 सेंटीमीटर तक। ये पानी वाला जो है ये है H बराबर 10 सेंटीमीटर। इसको H1 मान लें या H पानी मान लें, ठीक। इसको और थोड़ा ठीक करके लिख दूं मैं, इसको मान लेता हूँ H वाटर, H वाटर, ये देखो ये बना दिया मैंने, सिंपल। अब दूसरे में इन्होंने कुछ ज़्यादा भरा है मैसिलेटेड स्प्रिट, ये कह रहा है ये भरी है हमने 12 सेंटीमीटर तक। यहाँ पर कोई और चीज़ भरी हुई है, थोड़ा बढ़ा ले लंबाई, भुजाओं की लंबाई इसकी बढ़ा सकते, देखो ऐसे बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भरी है इन्होंने 12 तक, ठीक। अब जो 12 में भरी है वो है H स्प्रिट, ये 12 है, ठीक, ऐसे यूँ 12 या 12.5, 12.5 है, ठीक है। ये देखो ये आ गई, ये सेंटीमीटर में है, ठीक, ये 12.5 है। इसमें जो भरा है इन्होंने वो भरा है मैथिलेटेड स्प्रिट, ठीक। तो मैथिलेटेड स्प्रिट को दिखा देते हैं, देखो ये स्प्रिट है, ठीक, ये है स्प्रिट, स्प्रिट, ठीक। तो कह रहा है स्प्रिट का जो आपेक्षिक घनत्व है वह क्या है, मैथिलेटेड स्प्रिट का जो आपेक्षिक घनत्व है वह क्या है। अब तुम अपना जुगाड़ लगा लो थोड़ा सा इस पे, है ना, लगा के देख लो। अब यहाँ पे देखिए, अगर देखा जाए, सवाल को कर देते हैं, अगर देखा जाए ऊपर से, तो ऊपर से दोनों पर ही वायुमंडल दाब है, खुले हुए होते हैं, तो इससे तो फर्क नहीं पड़ता भाई, दोनों पे वायुमंडल दाब है, ऊपर नीचे, ठीक। अब यहाँ पे अगर मैं लिख भी दूँ ऊपर से नीचे की तरफ वायुमंडल दाब पी वायु, और यहाँ पे भी लिख दूँ ऐसे ही पी वायु, ऐसे, तो ये दाब तो दोनों समान है, वायुमंडल दाब है। अब मैं देखूँ यहाँ पे दाब समान है, यहाँ पे दाब समान है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, स्प्लिट वाले एरिया में भी और इस वाले एरिया में भी, दोनों जगह दाब समान है। तो यहाँ पर जो दाब है वो किसकी वजह से है, पी स्प्लिट, और यहाँ पर जो दाब है वो किसकी वजह से है, पी वाटर की वजह से। और दाब दोनों समान है क्योंकि नीचे पारा है, ऊपर पानी वायुमंडल है, तो पी स्प्लिट बराबर पी वाटर। अब पी स्प्लिट की वजह से जो यहाँ दाब आ रहा है उसमें वायुमंडल दाब जोड़ें या ना जोड़ें, क्योंकि दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, बराबर हो रहा है, देखिए ऐसे, ठीक। तो लिख भी दे, मान लीजिए पी वायुमंडल प्लस रो स्प्लिट जी एच स्प्लिट बराबर पी वायुमंडल रो वाटर जी एच वाटर। ये समीकरण हो गया हमारा, क्योंकि पी वायुमंडल प्लस रो जी एच, पी वायुमंडल प्लस रो जी एच, एक तरफ पानी डाल दे, एक तरफ स्प्लिट डाल दी। अब इसमें क्या है साहब, ये चीज़ तो कट जाएगी, ये लो। अब जब ये ऐसे बन जाएगा रो एस जी एच स्प्लिट, तो ये रो वाटर जी एच वाटर, ये भी बन जाएगा, तो ये जी भी कट जाएगा, ठीक। अब बात आई आपेक्षिक घनत्व। तो आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, किसी के भी घनत्व को पानी से भाग कर देते हैं, पानी का घनत्व नीचे ले आओ, स्प्लिट का घनत्व बटे पानी का घनत्व,
यही होता है आपेक्षिक घनत्व। यही तो पूछ रहा है वो। तो कितना आ गया, h वाटर बटे h स्प्रिट, ये कितना हो गया 10, ये कितना है 12.5 सेंटीमीटर में लगा लो, चाहे तो मीटर में बदल के लगा लो, वो कट जाएगा फिर कोई, क्योंकि दोनों तरफ बराबर हो रही ना चीज़ें, तो कट जाती हैं चीज़ें। तो कितना आ गया, ये आ गया 0.8, ये हो गया हमारा उत्तर। एकदम डन, बढ़िया, ठीक है। चलिए इससे आगे वाला सवाल है इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी सवाल पे आधारित है, ठीक। उसे अगली क्लास में देख लेते हैं।